Hello studious stars. So in this course of speech we will be covering your chapter number 6 of geography, that is manufacturing industries. तो सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है आपके रॉ मटेरियल से कोई एक फाइनल गुड तैयार करना और उस फाइनल गुड की कोई एक सर्टेन वैल्यू और वर्थ होना। देखिए, अगर आपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 समझा हुआ है, दैट वाज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपको काफ़ी सारा जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। और अगर आपने वो नहीं देखा है देन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रीज की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो इंडस्ट्रीज़ की हमें ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ओवरऑल नेशनल इनकम है उसको इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं आपके ओवरऑल इनकम और नेशनल ग्रोथ में। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जो मेजर एम्प्लॉयमेंट है वो इन इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, किसमें, ओवरऑल कनेक्शन में भी और ग्रोथ में भी। और इसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो वो ये कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गए आपके क्या इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स में किन बेसिस पर, किन पैरामीटर्स पर इन इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। जिस भी एरिया में जो भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है वहाँ उस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज़ को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को शुगर का इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, शुगर मिल करना है, तो वो क्या देखेगा कि शुगर केन की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है या नहीं है, उस रीजन में या आसपास में। ठीक है, तो ये हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद नंबर 2 इज लेबर। आपकी इंडस्ट्री को रन करने के लिए लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिस एरिया में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जा रहा है वहाँ पर इनफ लेबर सप्लाई है या नहीं है, मैन पावर है या नहीं है, वो चीज़ देखी जाती है। इसके बाद नंबर 3 इज कैपिटल। देखिए, ऐसी जगह ऐसा एरिया जहाँ पर कम कैपिटल में आपका इंडस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो सके, या फिर जो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इन बजट रहें, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है वाइल पुटिंग और लोकेटिंग एनी इंडस्ट्री इन एनी रीजन। नंबर 4 इज पावर। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए केवल और केवल फाइनेंशियल पावर नहीं बल्कि और भी कई तरीके के पावर्स की ज़रूरत होती है, फॉर बी इट पॉलिटिकल और बी इट एनी अदर थिंग। तो वो वहाँ पर हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ या नहीं, इन चीज़ों को भी देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इज मार्केट। इंडस्ट्री का सबसे मेन पिलर जो है वो मार्केट होता है। वाई? बिकॉज जो फाइनल गुड्स हैं वो मार्केट में जाएंगे, और ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाए जहाँ पर आसपास के एरिया में कोई भी मार्केट ना हो तो वो जो इंडस्ट्री है वो ऑब्वियसली लॉस में जाएगी। तो इंडस्ट्री को लगाने का एक जो मेन पैरामीटर होता है वो मार्केट होता है कि नियर बाय रीजन में कोई मार्केट है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ अलग होते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया होता है कुछ चीज़ों को, या कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाते हैं। तो जिस भी जगह पर इंडस्ट्री लग रही है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। अब इसके बाद माइनर रीजंस बचते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसा, और हमें ऑलरेडी पता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ जो है वो मेजर इशू होता है। तो ऐसा रीजन ढूंढा जाता है जहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो और कॉन्स्टेंटली मिलता रहे। तो ये तो हो गई बात किसकी, कुछ पैरामीटर्स की जिनके बेसिस पर इंडस्ट्री को लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब कितने टाइप की जो है इंडस्ट्रीज होती हैं।
There are majorly 5 bases on which industries are classified. तो नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के बेसिस पर अब कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो इसमें आपकी आ जाती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इनको आपको मैं फर्दर वीडियो के आगे वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2 इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, और इसमें आपकी आ जाती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। नंबर 3 इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी मेजरली आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फिर इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आ जाती है आपकी पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट सेक्टर्स। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी कि आपके रॉ मटेरियल का और फिनिश्ड गुड का जो वेट होगा उसके बेसिस पर किया जाता है, यानी कि हैवी वेट एंड लाइट वेट इंडस्ट्रीज। तो ये हो गई बात किसकी, इंडस्ट्रीज की, कि किस किस बेसिस पर इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं इन इंडस्ट्रीज को। तो सबसे पहले आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में मेजरली जूट, कॉटन, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल्स, शुगर एक्सेट्रा ऐसी इंडस्ट्रीज आते हैं। तो देखिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इंडिया की ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मेजरली कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल इनकम में एंड ओवरऑल ग्रोथ में। वाई? बिकॉज इनमें से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनका जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इंडिया उनका नंबर 1 प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक केवल और केवल ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट है, उसको ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो रॉ मटेरियल है और जो एडेड फाइनल गुड है उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है और फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो फॉरेन ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा इसी इंडस्ट्री में होता है। इसके बाद आती है कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन आपको पता है कि इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन का। तो दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। देखिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग चेन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन सारे लोगों को क्या करती है, लिविंग प्रोवाइड करती है, उनकी अर्निंग का एक मेजर सोर्स है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अदर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कॉटन का यूज़ होता है, तो उनसे भी ये क्या है, इंटरलिंक्ड है। उसके बाद आती है आपकी क्या, जूट टेक्सटाइल। इंडिया जो है वो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो जूट जो है वो डिफरेंट वेज में हमारे यहाँ यूज़ होता है। बैग्स के बेसिस पर बैग्स बनते हैं और भी कई जूट के गुड्स बनते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं। इसके बाद बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। तो देखिए शुगर की अगर बात की जाए तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो 2nd प्लेस होल्ड करता है इंडिया का वर्ल्ड में, यानी कि इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड नंबर 1 स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू जैगरी। जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो अब जैगरी की अगर बात की जाए तो ये सीजनल होता है, लेकिन शुगर जो है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर इसका प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से ये इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल इनकम में। इसके बाद बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। तो देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिनरल्स का यूज़ करती हैं, जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये उन पर बेस्ड होती हैं, इंडस्ट्रीज़ उन पर डिपेंडेंट होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर हैवी इंडस्ट्रीज़ में आता है, लेकिन इसमें भी हैवी, मीडियम, लो, लाइट क्राइटेरियाज डिवाइडेड हैं। हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी कि देखिए कोकिंग कोल जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी एक तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है। वाई? बिकॉज
जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है और अदर सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, कॉस्टली होती हैं। इसके बाद लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि उतने ज़्यादा स्किल्ड लेबर जो हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए नहीं मिलते। नंबर थर्ड इज इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में एनर्जी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, जिसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने का वो अप टू द मार्क नहीं, हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंडिया में सबसे बड़ा जो अभी मेजर इशू है इंडस्ट्रीज को लेके वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। व्हाई? बिकॉज हैवी मशीनरीज का यूज़ और उनका एस्टैब्लिशमेंट इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, सफ़र करता है। नंबर सेकेंड इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्मेल्टिंग क्या होता है। तो देखिए स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर, और वो होता कैसे है, बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, ये बॉक्साइट से बनता है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है, अब ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा फ्लरिशिंग क्यों हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में क्यों है, इसलिए हैं क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो लाइट सब्सटेंस है, हीट का बहुत अच्छा सोर्स है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और सबसे ज़्यादा क्या है, कोरोजन इसमें बहुत कम होता है, यानी कि जंग जो है वो बहुत मुश्किल से लगती है। अब बात करते हैं हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ की। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ देखिए लार्ज बेसिस पर भी हैं और स्मॉल स्केल में भी, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी आते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के थ्रू क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। देखिए तो दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेसिस पर डिवाइडेड है, वैसे ही हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज भी। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या आ जाता है, सल्फर एसिड आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है, एल्किलीज आ जाता है, सोडा एशेस आ जाता है और कॉस्टिक सोडा आ जाता है। और आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आ जाता है आपके पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, केमिकल का यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो आपको पता होगा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो हैं वो अभी सेंट्रल प्रोडक्शन किसके बेसिस पर करते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया के बेसिस पर, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स एंड कॉम्प्लेक्स fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash। तो ये हो गए आपके कौन से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जो कि कहाँ ज़्यादातर लोकेट हैं, दे आर लोकेटेड मेजरली इन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, contributes toward half of the fertilizer production। इसके बाद आती है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री एक मेजर इंडस्ट्री मानी जाती है। वाई? बिकॉज जो सीमेंट है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेजर पार्ट है, एलिमेंट है। तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मेजर इस्टेब्लिशमेंट हैं हाउसेस के, फॉर बी इट बिल्डिंग और एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इन सब के लिए क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंप्राइजेज ऑफ cars, scooters, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स एंड अदर मोबाइल थिंग्स, यानी कि जितने भी हैं आपके जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं उनको आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बनाते हैं। और ये लोकेट कहाँ है, तो देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो इतने जगह पर आपको ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगे। इसके बाद आपके बात करते हैं आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की। तो देखिए सबको पता है कि जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अभी इन ट्रेंड और डेवलपिंग सेक्टर है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज भी आती हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज भी आती हैं। तो अब इसमें क्या है, बनता क्या क्या है,
for be it televisions, phones, cellular telecoms, telephone exchange, radars, computers and many other equipments। तो देखिए जो ये इंडस्ट्री है वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु में। और हम सबको पता है कि बेंगलुरु जो है वो आईटी कैपिटल भी माना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी इंडिया का माना जाता है। तो आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये भी अभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और इसी वजह से इनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो हमने समझ लिया कि इतनी टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ होती हैं और इनके ये क्राइटेरियाज हैं। अब देखिए जो फाइनल गुड है वो तो तैयार हो गया, लेकिन उस फाइनल गुड के प्रोसेसिंग में जितना जो वेस्ट निकला उसका क्या होगा। तो यहाँ पर बात आती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, यानी कि वो सारा पोल्यूशन जो कि इन इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है और जिसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो देखिए 4 तरीके के मेजर पोल्यूशंस आपके इन सेक्टर्स में आते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन कैसे होता है, देखिए जब चिमनीज होती है ना इंडस्ट्रीज की, वो स्मोक एमिट करती हैं किसमें, एयर में। और वो किस टाइप के स्मोक, केमिकल्स के स्मोक जो होते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जब इस टाइप के जो गैसेस हैं जो कि कैसी हैं, अनडिजायरेबल गैसेस हैं इन्वायरमेंट के लिए, वो जब इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं तो ये कई तरीके के क्या एयर पोल्यूशन और एयर डिसीजेस क्रिएट करते हैं। यानी कि जो आसपास के जो रीजन्स होते हैं वहाँ के लोग उसी एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उनके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फर्क आता है, उनको हेल्थ इश्यूज होना शुरू होते हैं। और केवल ये ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए एयर पोल्यूशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तो हेल्थ इश्यूज भी सबको हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, साथ ही साथ आपका जो पूरा इन्वायरमेंट का क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रहा है। और ये होता किस तरीके से, ये इन इंडस्ट्रीज के जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो चिमनीज के थ्रू एयर में जाकर मिक्स होते हैं उनके थ्रू होता है। इसके बाद बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। तो देखिए ज़्यादातर जो आपके केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वाटर पोल्यूशन में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। वाई, बिकॉज इनका जितना भी जो केमिकल का वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, ये क्या करते हैं, उसको गरम ही सारे रिवर्स या पॉन्ड्स में डाल देते हैं। अब जब ये इतना ज़्यादा हीटेड वाटर, जो बॉइल्ड वाटर जो होता है, वो जाकर रिवर्स में मिलता है जिसमें केमिकल्स भी होते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड अगेन वी ड्रिंक वाटर, एनिमल्स कंज्यूम वाटर एंड एवरी अदर लिविंग बीइंग कंज्यूम दैट वाटर। तो उससे क्या होता है, अगेन इल इफेक्ट्स होते हैं किस पर, हेल्थ पर। तो इस तरीके से जो वाटर पोल्यूट हो रहा है वो क्या कर रहा है, हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट कर रहा है, और वो हो किसकी वजह से रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से। इसके बाद आता है आपका लैंड पोल्यूशन। देखिए कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो फाइनल गुड बनने के बाद वेस्ट मटेरियल होता है वो बल्क में निकलता है, और फिर उस बल्क का जो वेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, विदाउट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि वो अब जो इन्वायरमेंट में है वो डिकम्पोज होगा या नहीं होगा। तो ये क्या करता है, लैंड पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके बाद आता है आपका नॉइस पोल्यूशन। तो देखिए जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज लगे होते हैं वहाँ पर नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और नॉइस पोल्यूशन होता किसकी वजह से है, मशीनरीज की वजह से और साइरेंस की वजह से, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइस सेंसिटिव हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और अदर हेल्थ इश्यूज भी होने होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। इसके बाद अगर एक मेजर छोटा सा बच जाता है कुछ पोल्यूशन के पार्ट पे, तो वो होता है आपका थर्मल पोल्यूशन। तो देखिए थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, बिना पानी को ठंडा किए जिसमें केमिकल्स ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं वो मर्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
वाटर पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, या वेज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखिए देयर आर सो मेनी वेज, हम एक एक करके समझते हैं। Number 1 is it can be by minimalizing the use of water by reusing and recycling it। यानी कि वाटर के यूज को कम कैसे किया जा सकता है, उसको बार बार रीयूज करके या फिर रिसाइकिल करके। तो सबसे पहली बात, वाटर का वेस्टेज बचेगा। दूसरी बात कि ये जो वाटर पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक कम होगा। नंबर 2 इज बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे होता क्या है, हमारा जो फ्रेश वाटर है वो काफ़ी हद तक हमारे पास कलेक्ट होता है और वो उस वक्त में यूज में आ सकता है जब वाटर स्कैर्सिटी होता है ना, यानी कि हमारे पास जब लिमिटेड वाटर है। इसके बाद नंबर 3 इज ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर एंड पॉन्ड्स। यानी कि ऑब्वियसली आप जब रिवर्स या पॉन्ड्स में वो वाटर डाल रहे हैं गरम, उसको थोड़ा सा ठंडा करके डाइल्यूट करके फिर आप डालें। नंबर 4 कैन बी बाय रिड्यूसिंग द स्मोक बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। देखिए जब कोल को बर्न किया जाता है तो ज़्यादा गैसेस निकलते हैं, वेरेज अगर आप ऑयल या गैसेस को यूज़ करेंगे तो जो स्मोक है वो थोड़ा सा क्या होगा, कम बनेगा। इसके बाद मशीनरीज जो होती हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि वो जो नॉइस क्रिएट करती है वो थोड़ा सा कम करें और उनको बार बार क्या किया जाए, अपडेट किया जाए, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो आपके चैप्टर नंबर 6 में केवल इतने ही टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कवर करने ज़रूरी थे। डू लेट मी नो योर क्वेश्चंस एंड क्वायरीज, आई वुड लव टू सॉल्व देम अप। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।